अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद इलाही। आप देख रहे हैं डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक बहुत अहम गुफ्तगू हुई जो टीवी पे सिटी 42 पे आई। जो एक कोना मश्क सहाफ़ी हामिद बीर की गुफ्तगू जो है वो अ, नसीम जहरा साहबा से हो रही थी। और उस पे उन्होंने जो इंकशाफ किए जनरल बाजवा साहब के मुतल्लिक, वो बहुत ही अहम है और बहुत ही उसमें कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने डिस्कस की गई हैं। तो उस पे हम आज डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन के लिए मेरे साथ आज होंगे सफदर अली खान साहब, जो कि एडिटर हैं रोजनामा सरजमीन के, और अ, माहिर तजियाकार हैं, सीनियर तजियाकार हैं और सहाफ़ी हैं। तो उनसे भी बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम क्या हाल है जनाब, सलाम। जी ठीक है? आप ठीक हैं जी। जी, मेहरबानी। वेलकम। तो जनाब, आज हम जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं, वो आपने भी वो क्लिप देखा होगा उस प्रोग्राम का, जिसमें हामिद मीर साहब नसीम ज़ारा साहबा से बात कर रहे हैं उनके उस चैनल के ऊपर, जिसमें उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि जो फॉर्मर चीफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, उन्होंने कोई कश्मीर के बारे में इस तरह की गुफ्तगू की और ब्रीफिंग के दौरान इस तरह की गुफ्तगू की, जैसे कोई कश्मीर के सौदा की बात की उन्होंने, कि कश्मीर का सौदा कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि चूंकि हमारे, एक तो जैसे उन्होंने बात कर रहे थे, मैंने जितनी अवेलेबल थी उतनी सुनी है गुफ्तगू। और हमेशा आपको मालूम है कि जब तक आप पूरी बात को सियाक व सबाक से ना सुने और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से बात ना हो, तो कई दफ़ा वो मिसलीडिंग भी होती है, कम्युनिकेशन गलत भी हो जाती है। लेकिन उन्होंने जो बात की, जिस पे उन्होंने जोर दिया ये बात करते हुए, कि जनरल बाजवा ने जब कश्मीर का सौदा किया, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो आपने भी ये क्लिप सुना होगा, तो इस पे ये जो बड़ी ही अलार्मिंग एक बात थी जो उन्होंने ये कहा। ठीक है, वो जो आपस में उनकी गुफ्तगू हुई, उस पे चूंकि एक उस तरह की मीटिंग में नसीम जहरा साहबा खुद भी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके सामने 25 और सहाफ़ी मौजूद थे। और इस पे जनरल साहब ने उस वक्त ये बात की कि जनाब वो अ, हमारे पास तो लड़ने की सकत नहीं है और हम्म। टैंक नहीं चलते, या हमें मूवमेंट के लिए डीजल भी अवेलेबल नहीं, तो क्या बात कर रहे हैं हम। तो इस पे अब मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात तो बड़ी अलार्मिंग है। और उस पे बड़ा गुस्से का इजहार भी हम्म। किया नसीम ज़ारा साहबा ने, और उन्होंने कहा कि ऐसे तो गुफ्तगू करने वाले जनरल का तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए, लेकिन हमें बाकी गुफ्तगू का मालूम नहीं है। तो इस पे हम बात करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है, इस जो आपने गुफ्तगू सुनी, आप उससे क्या अखज़ करते हैं, उसकी तफसीलात साथ हम जेर बहस लाते रहेंगे। नहीं साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अहम मौजू पे मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया है, और आपने मौजू भी बहुत अहम चुना है, जो कि हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और इसी में मुल्क की बका है। कौम और मुल्क दोनों की बका, हमारी फौज की बका में ही है। सूरत ये है कि पहली बात तो आपकी ठीक है, ये क्लिप जो है ये शॉर्ट क्लिप है, खास एक मौजू के ऊपर। तो इसके सियाको सबा क्या थे, ये जरा मुश्किल में डालते हैं इस पर तबसरा करने से पहले। लेकिन हम अगर जनरली हम इसको देखें और इस पे एक जनरल सा व्यू दें, तो जो बाजवा साहब के मुतल्लक इंकशाफात हो रहे हैं, ये उनसे अगर इसको मिलाया जाए तो ये कुछ कुछ ठीक लगता है मुझे। क्योंकि जिस तरह उन्होंने सियासत में इन्वॉल्वमेंट की और जिसका इकरार भी किया और हालात ने उसे साबित भी किया, तो उससे लगता है कि उन्होंने अपने पावर पे, अपनी कुव्वत पे, जो कि उनकी कुव्वत अपनी फौज है, अपनी स्पा है, वो अदारा है जिसके वो सरबराह थे, उसको भी उन्होंने मैं समझता हूँ कि अंडर एस्टिमेट किया है। इससे जरा हल्का लफ्ज भी ले लें तो ये बहरहाल उसने अपने अदारे की कोई इज्जत नहीं की। एक बात तो मुझे जो काबिल एतराज है, जिस पे मुझे सबसे ज्यादा एतराज है, कि एक आर्मी चीफ का आम सहाफियों को बुला के उनके साथ दो दो घंटे की गपशप लगाने का तुक क्या है। तो पॉलिसी मैटर हो तो वो ओपन
एक ISPR के तहत होना चाहिए, जिसमें अगर साफी बुलाए गए हैं तो उनके सवाल जवाब थ्रू DG ISPR के हो। और उनको, अगर आर्मी चीफ को वैसे तो खुद जवाब देने की जरूरत नहीं है, जी। ISPR का इतना बड़ा अदारा किस लिए बनाया हुआ है, ठीक वो ही उनको कोई ब्रीफिंग दें और है। हालात बताएं। मसलन कश्मीर की अगर ब्रीफिंग पे आर्मी चीफ चाहते हैं कि मैं अपने सहाफी दोस्तों को बुला के तो उन्हें ब्रीफ करूं, ये तो ये आपने बात उनके ठीक शहजाने की है। ये आप जो बात कर रहे हैं, को। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा, जो इसी सिलसिले में कुछ और सीनियर सहाफी थे, उनसे भी मैं वेरीफाई कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे इनको ये आदत तो थी जनरल बाजवा को, कि वो लंबी गुफ्तगू करने के आदी थे, यानी हाँ। वो घंटों भी गुफ्तगू कर लेते थे। तो जाहिर है जो शख्स इतनी लंबी गुफ्तगू करे तो उसमें लूज टॉक भी हो जाती है, और वो लूज टॉक भी कर देते थे। और कई दफा होता है कि आप किसी भी मूड में होते हैं, किसी और लहजे में बात कर रहे होते हैं, सामईन को देखते हुए आप और तरह का पोस्चर इख्तियार कर लेते हैं, तो ये तमाम चीजें तो सामने रखनी पड़ेंगी। बहरहाल ये आपकी बात ठीक है कि जनरल, पहली बात तो आपको शायद इल्म होगा कि पिछले दौर में जब ये अ, इमरान खान की प्राइम मिनिस्टरशिप का दौर था, शायद प्राइम मिनिस्टर को इतने एम्बेसडर नहीं मिले होंगे जितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाके मिलते रहे जनरल एग्जैक्टली, बाजवा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे तो जो है, मैं वापस इस क्लिप की तरफ लाते हुए कहूंगा हैं। जी जी। कि इस पे इन्होंने कहा कि अ, उनके इल्म में आया, जो वजीर खारजा थे शाह महमूद कुरैशी, उनके इल्म में आया कि हाँ हाँ। इनके कि वो वजीर आजम जो है भारत के, मोदी साहब, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं अप्रैल में हम्म 2021 में। तो हम्म उनके इल्म में नहीं था कि ऐसा दौरा कोई है, तो उन्होंने रश किया, प्राइम मिनिस्टर के पास गए। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से उन्होंने जिक्र किया कि आपके इल्म में है कि दौरा हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे, तो उन्होंने ये बताया कि फैज, जनरल फैज जो आईएसआई चीफ थे और जनरल बाजवा आए थे, उन्होंने कहा था कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के, अजीत डोवल, उनसे कोई हम्म। बातचीत जारी है। तो मेरे इल्म में तो दौरे का इल्म मेरे हाँ, मुझे नहीं है। दौरे का लेकिन इलम नहीं है। ठीक है जी। हम्म और साथ ही उन्होंने जनरल फैज को बाद में बुला के जैसे भी उन्हें कहा कि भाई इन्हें भी तो ऑन बोर्ड रखें। हम्म। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर के इल्म में भी ये बातें थी, यानी ये खुद करने वाले अकेले नहीं थे, उनके इल्म में थी। और या उसका अदराक नहीं कर सके वो, कि इसकी क्या मुसबरात हो सकते हैं, क्या नताइज हो सकते हैं। तो वरना उन्हें ये क्या जरूरत थी ये कहने की कि बाद में कह रहे हैं कि ऑन बोर्ड रखे। खुद उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को पहले क्यों नहीं बुला के कहा कि ये डेवलपमेंट हो रही है, और वो भी इंडिया के साथ, और आप वजारत हम्म। खारजा को इल्म में ना हो, प्राइम मिनिस्टर के इल्म में था। और दौरे का हो सकता है कि उन्होंने अभी कमिटमेंट ना की हो, लेकिन अजीत डोवल, जिनकी कोई पाकिस्तान के मुतल्लिक, जो आप जानते ही हैं कि किस तरह के ख्यालात हैं, बड़ी ओपनली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का वो कह चुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने इस बेशक पाकिस्तान बेशक। में हमने किरदार अदा किया था, हम बलोचिस्तान में करेंगे। और वो साजिशी जहन के शख्स हैं। उनके साथ मीटिंग तय कराई है, मीटिंग हुई है, तो कितना ये आप अंदाजा करें सेंसिटिव मामला होगा। लेकिन ना आपके इतना बड़ा फॉरेन ऑफिस है उनके इल्म में, ना आपने वजीर खारजा के इल्म में रखा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इल्म में था। उन्होंने कहा इनको ऑन बोर्ड कर ले। तो इस पे आपका क्या ख्याल है कि ये किस हद तक इनकी आपस आप में ये मामला तय था और मिलके कर रहे थे? आपने इमरान खान की सियासत का पिछले 5 साल में देखा होगा, बगौर जायजा लिया होगा कि उनकी कोई चीज भी जो है वो सीधी तो है ही नहीं। वो हर चीज को बड़ा लीनियट उन्होंने लिया है, और उन्होंने हर चीज को दूसरों पे छोड़ा है, ताकि मैं किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना लूं। इस मामले में भी उनका यही नजरिया है कि ये फौज कर रही है तो इसे करने दो, मैं इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होता। मैं समझता हूँ ये उसका एटीट्यूड रहा है। और यू टर्न लेना और बात को से मुकर जाना, ये तो हमारे ये साबका प्राइम मिनिस्टर की आदत अव्वल है। और इसमें देखें, सबसे जो खतरनाक बात यही है कि फॉरेन ऑफिस के जो तजर्बाकार लोग हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया।
और बाला बाला ये बात तय करने की कोशिश की गई। ये वही मुझे कोशिश लगती है जो एक दफा मुशर्रफ साहब कर रहे थे। ठीक। उन्होंने भी एक, आपको पता है कि एक एग्रीमेंट के तकरीबन वो नजदीक नजदीक पहुंच गए थे। और जब वो आश्कार हुआ तो उसमें कई मज़मरात थे जो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होने थे। और वो फिर इसी तरह ही रह गया। और इसमें भी आप एट द एंड इंडिया की ही कोई कोई चालाकी निकलनी थी और पाकिस्तान ने बीच चौराहे में बदनाम होना था। नहीं, लेकिन आप चालाकी तो क्या ये देखें, देखें सफदर साहब, उससे पहले अगस्त 2019 में मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो मकबूजा कश्मीर, जिसको इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, उसको स्पेशल हाँ, स्टेटस छीन चुके थे आईनी तौर पे। बिल्कुल और बिल्कुल वो उसके छीन चुके बाद थे। जो ये सौदे की बात कर रहे हैं हामिद बीर, कि वो सौदा क्या है, कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर हो गया, जहाँ पे टिकटॉक जारी होता था बड़ी देर तक, फायरिंग इधर उधर से फायरिंग, सिविलियन डेथ्स भी हो जाती थी, कैजुअलिटीज होती थी, और कभी कभी फौज की भी होती थी, वो वहां पे कंप्लीट साइलेंस हो गया। उससे ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई ये सौदेबाजी हुई। ऐसा आज भी देखिए, अब 2 साल 2.5 साल से वहां पे फायरिंग नहीं हुई लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो इसका मतलब है कि स्पेशल स्टेटस जब उन्होंने छीन लिया कश्मीर का, उसके बाद भी आप उनसे ये इस तरह की कोई मामला तय करने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी अहम बात यह है कि मामला तय करने में अकेला जनरल बाजवा तो नहीं थे, क्योंकि जनरल फैज जो हैं वो तो इमरान खान के बहुत करीबी बाएतमाद साथी समझे जाते थे, जिनकी वजह से आखिर में बहुत उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी थोड़े सा टसल अ, हुई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके इल्म में और उनकी कंसेंट, इफ नॉट कनाइवेंस, कंसेंट से के बगैर हो रहा हो। जी। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और बिल्कुल हकीकत भी यही है कि इमरान खान की मर्जी के बगैर इतना बड़ा मसला जो है वो नहीं छेड़ा जा सकता। और कश्मीर का जब उन्होंने स्पेशल स्टेटस लिया है तो उस वक्त जो पाकिस्तान में आपने देखा है कोई एजिटेशन शुरू हुई। कुछ लोगों ने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मार्च भी शुरू किया। तो इमरान खान ने कहा कि मुझे अमेरिका हुआ ने दें, तो मैं आके आपके साथ खड़ा हूंगा, फिर हम ये इस पे जी। एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन जब वो अमेरिका से आए तो उन्होंने कितना बड़ा ड्रामा किया कि मैं आज दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, और एक धूम धड़क्के से उसका इस्तकबाल किया गया। वो एक मीडिया वार थी जी। ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके। जी। जी और बिल्कुल। उसकी उसके हाँ, और उसका रिजल्ट ने ये निकला कि इंडिया ने आस्ता आस्ता अपना कब्जा जो है वो पुख्ता करता गया। और अक़वाम आलम में जो शोर मचा था उस पे आस्ता आस्ता पाकिस्तान की इतनी कमजोर फॉरेन पॉलिसी की वजह से वो हमारा मौकफ कमजोर होता गया और लोगों ने उस पे बोलना कम कर दिया। इवन आपने देखा होगा कि याद होगा आपको कि जब इन्होंने कहा कि हम हर जुमे को एक प्रोटेस्ट खामोश। किया करेंगे, जी। वो भी नहीं हुआ। एक आध जुमा हुआ, उसके बाद वो साइलेंस हो गया। तो इसमें ये पाकिस्तान की जो ये पॉलिसी बनी है, ये पूरी स्टडी से इन लोगों ने और अपनी मिल बैठ के बनाई है। और इसमें पाकिस्तान को जो 70-75 साल से पाकिस्तान का एक असूली मौकफ था उससे हटा गया है। और आज उसके हमारी ज़राअत पे बहुत नुकसान ना जो है वो अब जाहिर होना शुरू हो गए हैं, असरात आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, इस पे मैं जो एक बात आप ऐड करना चाहूंगा सदर साहब, इसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको मैं। ये जब उसके बाद उन्होंने, हामिद मीर साहब ने कही कि जब उन्होंने कहा कि इनको भी फॉरेन ऑफिस को ऑन बोर्ड लें, और वो हम्म, उन्होंने वहां पे फॉरेन ऑफिस में चले गए जनरल बाजवा विद अपने जो साथियों के साथ, और वहां पे और भी साबका फॉरेन सेक्रेटरीज को भी बुला लिया उन्होंने। तो उन्होंने एक मौकफ ये इख्तियार किया कि ये फैसला ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी जो रिवायती हमारा स्टांस है, जो हमारा रिवायती मौकफ है इस इशू पे, उसको हम्म, जो है अंडरमाइन होगा, और हमारा नेशनल इंटरेस्ट अंडरमाइन होगा। अब ये आप देखें कि ये रिवायती मौकफ क्या है हमारा। अब रिवायती मौकफ तो कश्मीर पे ये है ना कि ये हमारा हिस्सा है, जिस ऐसा पे ही बिल्कुल ऐसा। इंडिया काबिज है।
आपने उसका नाम भी रखा है इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, ये भी पिछले 2 साल में रखा था। लेकिन आपने ये नोट किया कि जो 2 दफा, मेरा ख्याल 2020 में और 21 में सितंबर में यूएन में बतौर वजीर आजम इमरान खान गए, तो क्या उन्होंने इस रवायती मौकफ के मुताबिक बात की थी? अगर आप उनकी तकरीरें सुने तो उन्होंने रवायती मौकफ से हटके सिर्फ जो ब्रूटैलिटीज हो रही हैं, जो जुल्म बर्बरियत हो रही है कश्मीरियों पे, उसकी बात की, पाकिस्तान के क्लेम की, जिसकी वजह से यूएन में केस गया हुआ है कि ये हमारा हिस्सा है, उस पर कोई बात नहीं की। यानी रवायती मौकफ से आप पहले ही पीछे हट रहे थे। तो ये बिल्कुल बड़ी एक दुरुस्त बात कह रहे हैं। बात जो है, ये काबिल तवज्जो है। बहुत ये नोटेबल चीज है। और आपने उनकी तकरीरों में देखा है कि वो तीन चार उसके हिस्से बनाए जाते थे। एक जो अहम बड़ी तकरीर इसकी मशहूर हुई थी, और जिसमें उसमें एक एनवायरनमेंट पे था, एक नामूस रसालत पे थी बात करने, और तीसरा ये कश्मीर का था। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कश्मीर के मतलब जो उन्होंने बात की थी, वो सिर्फ वहां जुल्म सितम के मतलब बात की गई थी। पाकिस्तान का उस पर क्लेम क्या है, इस पे कोई बात नहीं की तो गई बात थी। नहीं हुई थी जी। और जदोजहद के, हम उसकी जदोजहद को कैसे सपोर्ट करते हैं, इस पे भी कोई बात नहीं हुई। सिर्फ वो दर्दो गम के किस्से सुना के जी तो उन्होंने अपनी तकरीर को एक टच दिया था। जी, टाइट किया और बिल्कुल इसी ठीक। तरह इन्वायरमेंट पे भी उनके दौर में कोई ऐसा पॉजिटिव काम ना हुआ कि जिससे हम कह सकें कि कोई पाकिस्तान को फायदा हुआ हो। अच्छा, एक और मैं वाकई ये में जो बहुत एक नुकसान और पहुंचा बात है की तरफ मैं इस आपकी, इस रजीम में, इस एक और रजीम वाकई की में। तरफ आप में की मैं तवज्जो दिलाऊंगा, और उस पर भी आपकी मैं राय चाहूंगा कि ये मेरा ख्याल है कि 2021 में ऐसा हुआ कि अ, जो एक एयरलाइन को कश्मीर से फ्लाई करके, श्रीनगर से फ्लाई करके, सॉरी, श्रीनगर से फ्लाई करके पाकिस्तान की स्पेस में से गुजर के शारजा में जाने का इजाजत मिली। ये नहीं मालूम किसने दी। इजाजत की। ये कुछ दिन ये हाँ। होता रहा। फिर जब एकदम हाईलाइट हुआ, वावेला हुआ, तो वो बंद हो गई। किसी को नहीं मालूम कि ये किसने इजाजत दी कि वहां से, मकबूजा कश्मीर से जहाज उड़े, पाकिस्तान की स्पेस जिसकी इजाजत नहीं हमने दी हुई, वो जाके वहां पे यूएई में जाए। तो इसको भी देखना चाहिए कि क्या ये उसी उनकी कड़ियों का एक हिस्सा था, कि कोई एक ऐसी शख्सियत जो बहुत पावरफुल थी, जिसको हाथ नहीं डाला जा सकता था, वो अपने तौर पे ये इजाजत दे रहे थे, फैसला कर रहे थे, लेकिन जब वो नोटिस में आ गया तो उसको एकदम बंद कर दिया गया। इसमें नवी साहब ये मुमकिन ही नहीं है कि पाक फजाइया या पाक फौज के सरबराह और प्राइम मिनिस्टर, इन तीनों की इजाजत के बगैर ये मामला जो है ये किया गया। ये मुमकिन ही नहीं। ये इसमें आप ये ट्राइका लाजमन शामिल है। ठीक। अब जिस तरह भी कह लें, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान से इंडियन जहाज जो है वो कहीं धोखे से चला जाए। ये तो मुमकिन नहीं है। इतना तो हमारा गया गुजरा सिस्टम नहीं है कि हमारे जो रेडार्स हैं या जो हमारी वैसे बैठे हुए हैं इन मोर्चों पे जो इस चीज को निशाना बनाते हैं, और उनको ये आर्डर ना गया हो कि भाई ये जहाज जो है ये गुजरेगा। हम्म, तो ये चीजें सारी जो है ये कोई आम चीजें तो नहीं है, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। होनी मैं तो चाहिए। ये मुतालबा करूंगा जी बिल्कुल। आपके तवज्जो से कि ये इतने सीरियस एलिगेशन है, खास तौर पे इस प्रोग्राम में जो नसीम जहरा साहब का प्रोग्राम हुआ है जिसमें अहमद मीर शाह साहब शामिल थे। और जो आपने दो तीन पॉइंट उठाए हैं जिनकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, ये तीन चार इशू ऐसे हैं कि इन पे एक जरूर कमिश्नर बनना चाहिए, और इनको थ्रैश आउट होना चाहिए कि ये इतने बड़े वाकयात किस तरह रूनुमा हुए हैं और इनके पीछे क्या बात थी। अच्छा। किसी भी कौम को आप नवीद भाई समझते होंगे, कौमों को जो जब मसाइल आते हैं तो उनका अगर हल ना निकाला जाए तो वो फिर मसाइल जो है वो इतने वो ऊंचाई से लड़कना शुरू होते हैं कि कोई उन्हें फिर रोक नहीं सकता।
ये हम सफर एक साहब, ये एटमी बहुत अहम पावर है बात की और आपने। एक बहुत बड़ी आबादी है। जी जी, ये तो बहुत हमें अहम इन बात की मसाइल आपने। पे जी जरूर जी नजर करनी चाहिए। जी, बिल्कुल, बहुत अहम बात है, बहुत अहम नुक्ता आपने ये बयान किया है। और अच्छा, इस पे मैं एक और चीज भी मैं ये अर्ज करना चाहूंगा। जैसे इन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने दौरान मीटिंग ये कहा कि भाई, यानी लंबी गुफ्तगू हुई होगी 2 3 4 घंटे की, उसमें से एक जुमला ये भी ये तो उन्होंने कहा, जाहिर शायद बात हो जाहिर सकता है अपनी बात पे ज्यादा वजन पैदा करने के लिए, कि सुलह बात। सफाई करें। जैसे मुझे एक सीनियर सहाफी ने कहा कि वो खुद भी मौजूद थे वहां पे, और उन्होंने कहा कि वहां पे जो गुफ्तगू थी वो इस तरह नहीं हुई थी। वो ऐसे हुई थी कि हमें वहां पे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, हमें ट्रेड करनी चाहिए, हमें जंग, दोनों जंग कर सकते हैं, हम तो कब्जा नहीं करना चाहते, लेकिन तबाह तो कर सकते हैं, डिटेरेंस भी हमारे पास है। तो उन्होंने कहा, इस लहजे में उन्होंने गुफ्तगू की। तो वो तो इस बात को एग्री नहीं कर रहे थे कि इस तरह की बात हुई है टैंकों के मुतल्लिक, और डीजल नहीं है हमारे पास। और उसके अलावा मैंने जो सीनियर अफसरान जो हैं आर्मड कोर के और बाकी, उन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा हमारे जो कॉम्पिटेंस है और हमारे जो टैंक्स हैं वो फुली फंक्शनल हैं, और वो बैटल रेडी हैं। किसी में इस तरह का कोई मसला नहीं है, ना ही कोई डीजल का हमारे लिए कोई इशू है। तो ये भी एक, अब जनरल जो है वो कैसे ये बात कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा मैं जो दूसरी बात करना चाह रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ जनरल फैज और जनरल बाजवा ने, जो दोनों अब इस वक्त रिटायर्ड हैं, उन्होंने उस वक्त ये सारा गेम खुद ही खेली, तो भाई इसके बाद वो तो अप्रैल 2021 की बात कर रहे हैं, तो अगस्त 21 में जब अफगान तालिबान की हुकूमत आई, तो जिस तरह वजीर आजम ने और जिस तरह जनरल फैज ने मिलके उनके लिए पजीराई की कि उन्हें गुलामी की वो तोड़ दी, जंजीरें तोड़ दी, और जितना शोर डाला जिस पे अमेरिका और यूरोप को भी फेंड कर लिया, दोनों साथ शीरो शकर थे उसमें। तो क्या उस मामले के बाद अगर उनके साथ हाथ हो गया था उससे पहले, उसके बाद भी इतनी कुर्बत थी, तो इसका मतलब तो ये है कि पहले भी कुर्बत थी। सिर्फ पहले वजीर खारजा को ही जो है ना वो नहीं बीच में शामिल किया गया था। तो जब उन्हें पता चल गया तो थोड़ा शामिल कर लिया, बहरहाल। तो ये मैं सूरत समझता हाल। हूँ कि वजीर खारजा और प्राइम मिनिस्टर और ये दोनों जनरल्स ये एक ही पेज पे थे और आज भी एक ही पेज पे हैं। इसमें उन्होंने शामिल नहीं किया तो जो हमारे प्रोफेशनल फॉरेन अफेयर्स के ऑफिसर्स हैं जी उनको शामिल नहीं किया, हाँ, ये हमेशा इन्होंने क्योंकि नहीं किया। हाँ ठीक उनको है। नहीं शामिल किया। इन चारों को, ये चारों शामिल ही होंगे और इन चारों की एक ही सोच होगी, मेरा तो यही ख्याल है। ठीक है। देखिए बात यह है कि अगर टैंकों के मतलब ये बात नहीं भी हुई तो फॉरेन पॉलिसी या को डिस्कस करने का आर्मी चीफ को कोई हक नहीं है कि वो सहाफियों को बुला के उसमें इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती को डिस्कस करे या दुश्मनी को डिस्कस करे। ये बात तो ये असूलन उसका ठीक। असूली बात है, एक बात। दूसरा ये है कि अगर उसने यही भी कहा है कि उनके साथ दोस्ती होनी चाहिए और हमें ये लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, तो किस शर्त, क्या कश्मीर पे वो कोई हमारे लिए हमारे हक में कोई दस्तबरदार हो रहे हैं किसी बात से? हम्म, जबकि उस वक्त उन्होंने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो भी खत्म कर दिया हुआ था। ये वो बहुत तो बहुत बड़ा उसके धचका बाद था। उनके साथ किसी बात पे हम कहें जी दोस्ती करें? उसके बाद तो सिर्फ एक ही लफ्ज किया जा सकता है कि अब हमने कश्मीर उनसे वापस किस तरह लेना है और कश्मीरियों को आज़ादी किस तरह दिलवानी है, उनकी अखलाकी मादी किस तरह हमने अमदाद करनी है और अकवाम आलम में हमने उनका केस लेके किस तरह चलना है। बात तो ये होनी चाहिए। ये बात तो सिरे से होनी ही नहीं चाहिए कि हम इंडिया के साथ दोस्ती चाहें। अगर इंडिया हमारे साथ तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता भी है इस शर्त पे कि कश्मीर पे वो एक कदम भी पीछे नहीं हटता, तो हमें उसका हाथ झटक देना चाहिए। वो चाहे क्रिकेट डिप्लोमेसी में आए, चाहे वो सफारती माज पे आए, चाहे वो तजारती माज पे आए, जहां भी वो पाकिस्तान को कोई पॉजिटिव, मेरे ख्याल में पॉजिटिव ऑफर भी करता है कि जी मैं पाकिस्तान ये काम कर ले, पाकिस्तान का इसमें इतना फायदा है, मैं समझता हूँ हमें नुकसान मंजूर होना चाहिए। उससे किस बात पे हम बात करें जबकि हमारी शाहरा को वो अपने कब्जे में कर चुका है, तो हम उसके साथ किस बात पे दोस्ती करें जी? जी कौन बिल्कुल सी बात है जिस पे बिल्कुल। हम ये डिस्कस भी, अंडर अंडर डिस्कशन भी हो कि जी हम उससे दोस्ती कर लें?
उससे किसी सूरत में भी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस केस को अक़वाम आलम में लेके हमें अब भी चलना पड़ना चाहिए कि जो देर हुई सो हुई, लेकिन अब भी हमें होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी वही पॉलिसी जो हमारी शुरू दिन से है, जैसे कि हमारा बाबा कायदे आजम ने फरमाया था कि कश्मीर हमारी शार आ गया। और नवीद भाई, सबसे ज्यादा हमें नुकसान ये होगा जो ही कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में उसे सांस लेने का मौका मिला, तो उसी वक्त आपके दो जो स्टेट्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, वो फिर आपको इधर नहीं टिकने देगा। उसकी सारी तवज्जो इन दो स्टेट्स की तरफ आ जाएगी। तो बुरे को बुरे के घर में जाके मारना चाहिए, ना कि हम इस इंतजार में हो कि वो वहां अपना कब्जा मुकम्मल करे ठीक। और हमारे बहन भाइयों को उधर शहीद करे, उनको सनब करे, उनको घरों से बेघर करे, उनके कारोबार तबाह करे, और हम इधर बैठे ये सोचते रहे कि इंडिया के साथ यार दोस्ती किस तरह हो सकती है। भाई ऐसी दोस्ती का हमने क्या करना, इससे ठीक। तो हम ऐसे ही बड़े अच्छे। जी, जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल और मैं ठीक फिर है एक दफा इसमें। आपके तवज्जो से ये बात कहूंगा कि ये जो दो तीन इशू आपने डिस्कशन में उठाए हैं, और ये नसीम ज़ारा वाला प्रोग्राम जो है, इन पे जरूर एक कमीशन तश्कील देना चाहिए जो कि हकायक को मुकम्मल तौर पर थ्रैश आउट करके कौम के सामने लाए। और जी, अगर इसमें कोई जुर्म पाया जाता है या कोई ऐसा फेल सरजद हुआ है जिससे पाकिस्तान को या कश्मीर खास को नुकसान पहुंचा है, तो जरूर इन लोगों को उसकी सजा मिलनी चाहिए। जी, बिल्कुल आपकी जो तजवीज़ है ये साहिब है। मैं समझता हूँ कि हमारी इस जो डिस्कशन हुई है इस मौजू के ऊपर, उस पर दो चीज़ें तो होनी चाहिए। एक, जैसे आप फरमा रहे हैं कि एक कमीशन होना चाहिए जो इस मामले की तहकीक करे और सामने लेके आए कि असल बात क्या हुई थी। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि आइंदा के लिए ये जो चीज़ें छुप छुपा के होती हैं, देखें जमहूरियत की जो चलती ही तब है, खूबसूरती और फाल तब होती है जब उसमें शफाफियत हो। ऐसे तो ऐसा मामला होना चाहिए कि जो फैसले हो रहे हैं, जो तीन चार बड़े कर रहे होते हैं, अवाम को कुछ मालूम नहीं है, उनके जज्बात कुछ और हों, उनके ख्यालात कुछ और हों, उन्हें धोखे में रख के, अंधेरे में रख के आप फैसले कुछ और कर दें और बाद में उनको भेड़ बकरियों की तरह हाँक लें। ये नहीं होना हाँ। चाहिए। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि इस सारी चीज़ों में शफाफियत हो और दूसरा ये है कि अकाउंटेबिलिटी हो, जो कि जमहूरियत के लिए दो बड़ी अहम चीजें होती हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी हो एक्शंस में और डिसीजंस में, और उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। इन दोनों को इंश्योर करना चाहिए। इस पे जरूरी है कि मीडिया भी इस पे एक्टिव हो और अवाम भी इस पे एक्टिव हो। अब्दुल अली खान साहब, बहुत शुक्रिया। अब हमारे वक्त खत्म हो रहा है इस प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।